देखो बेटा, आज हम कौन से चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर के हम सोर्सेज भी करेंगे, साथ साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन हमने अभी हाल ही में कंप्लीट की है। अगर पिक्चर डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। किसी को प्रॉब्लम है पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो हमने कल की थी और लास्ट डे भी की थी? नहीं है ना प्रॉब्लम? ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, ऐसी क्या वजह रही, ऐसे क्या रीजन रहे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है हमारे इंडियंस के अंदर आई। नेशनलिज्म मीन्स ए पैट्रियोटिक फीलिंग अबाउट आवर कंट्री। अपनी कंट्री के लिए कोई भी पैट्रियोटिक फीलिंग मतलब देशभक्ति की फीलिंग होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? नेशनलिज्म। जब आपको ये लगने लग जाए कि हमारा देश है, हमारा स्टेट है, हमारा एक पीएम है, सीएम है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, जब आपको इनके बारे में पता लग जाए, आपको अपनापन फील हो कि हाँ हम इंडियंस हैं। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि लंबे समय तक बेटा हम क्या थे, हमारे यहाँ पे क्या था? ब्रिटिश रूल था। लंबे समय तक क्या था? ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल की वजह से उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कुछ ऐसा किया जो हम टॉलरेट नहीं कर पाए। जैसे आप क्या कह सकते हो? सबसे पहले बेटा जलियांवाला इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला इंसिडेंट, जनरल डायर ने कितनी बुरी तरीके से जो एग्जिट गेट था वो बंद कर देते हैं और पूरा जो काफ़ी थाउजेंड्स में पीपल क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। वहाँ परेशानी हुई। सेकंड क्या होता है बेटा? जब गांधी जी इंडिया में एंटर करते हैं 1915 में, तो वहाँ बिहार में चंपारण से कौन रहे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वहाँ पे जो किसान थे उनको इंडिगो के लिए फोर्स किया जाता था कि आपको इंडिगो ही फसल है ये, आपको यही इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स थे, मजबूरी है भी करना पड़ेगा। और कितनी ज़मीन पे? अब देखो 100 में से 1/3 पे क्या करना पड़ेगा? इंडिगो जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और वो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो एज ए टैक्स, एज ए रिवेन्यू किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिश ऑफिसर को। अब वो जो ज़मीन का एक एरिया वो तो हमेशा के लिए ख़त्म। अब वहाँ पे प्रोटेस्ट चला, किसानों ने क्या करना? नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। उन्होंने किससे सहायता मांगी? एक राजकुमार शुक्ला क्या एक पेशेंट है, वो गांधी जी के पास आए। उन्होंने गांधी जी से क्या कहा कि हमारी हेल्प करो। गांधी जी ने क्या सोचा? चलो ठीक है भी। गांधी जी गुजरात से वहाँ वहाँ आते हैं बिहार चंपारण में, वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखो उस टाइम पे कितना डिस्क्रिमिनेशन था। गांधी जी क्या करने आते हैं? हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही घर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको ज़मीन पे बिठाया जाता है। सपोज करो इतने बड़े नेता, इतने बड़े लीडर जब इंडिया में आते हैं, सबको पता है गांधी जी कौन थे, क्योंकि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी। कहाँ पे? जब वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको ज़मीन पे बिठाया जाता है। उनको वहाँ पर आसपास पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता कि कहते हैं अपने आप खुद पानी लेके आओ। अब गांधी ने सोचा, उन्होंने बताया नहीं मैं कौन हूँ। बाद में डॉक्टर प्रसाद आते हैं, उनको समझाते हैं घर वालों को भी ये क्या चल रहा है, तो हमारे लीडर हैं, वो बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तब गांधी जी ने सोचा कि अगर हम इंडियन के साथ, हम इंडियन ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो ब्रिटिश वाले कितना कर रहे होंगे? वो तो बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। वो फाइट करते हैं 1917 में, और एटलीस्ट वहाँ पर लोगों को क्या दिला देते हैं? जो चाहते थे वो, उस इंडिगो फसल से छुटकारा उनको मिल जाता है, ठीक है। वो फर्स्ट सत्याग्रह था जो कंप्लीट होता है और सक्सेसफुल होता है गांधी जी का इंडिया में। देन फिर कहाँ पर मूव करते हैं? गुजरात के खेड़ा में, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होती है। फिर अहमदाबाद में एक दूसरी जगह पर भी सेम प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्टिन्यू 3 जो है मूवमेंट गांधी जी करते हैं, 3 सत्याग्रह करते हैं, और तीनों के तीनों क्या होते हैं? सक्सेस होते हैं। अब गांधी जी को क्या लगने लगा यहाँ पे, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होकर वर्क करें। कुछ ऐसा करें हम कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे लड़ाई किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ। और उस टाइम पे क्या चल रहा था बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इंडिया की सिचुएशन खराब थी, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या था? एक डिपेंड कंट्री था। किस पे डिपेंड था? ब्रिटेन पे। अब अंग्रेजों ने क्या क्या कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को हमारी आर्मी में शामिल करो। इंडिया वालों ने मना कर दिया। उस टाइम पे गांधी जी ने क्या कहा कि भी अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं कि चलो उनको शामिल कर लेते हैं। उन्होंने मैक्सिमम जितने हमारे रूरल एरिया के थे वहाँ को शामिल कर दिया। किसमें बेटा? वर्ल्ड वार में। अब वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है कि जो टर्की का खलीफा है, जिसको मैसेंजर ऑफ गॉड के मानते थे, कौन? मुस्लिम रिलीजन वाले। टर्की का खलीफा वहाँ पे हार जाता है। उनके हारने के बाद एक ऐसा रूमर फैल जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ बुरी, इसको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। अब मुस्लिम लोग क्या मानते हैं? खलीफा को अपना क्या मानते हैं? गॉड मानते हैं। उनके लिए खलीफा ही क्या है? सब कुछ है। अब लास्ट में क्या होता है? खलीफा को बचाने के लिए हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होकर फाइट करते हैं, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के
अब फर्स्ट मूवमेंट कब होता है बेटा? 1921 में होता है। कौन सा होता है जल्दी बोलो। फर्स्ट मूवमेंट जब स्टार्ट करते हैं इकट्ठा हिंदू मुस्लिम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब होता है बेटा? 1921 में ये स्टार्ट होता है। अब ध्यान से देखो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, बता सकते हो? चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा? खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बेटा हमारा कब? 1921 में स्टार्ट हो जाता है। अब देखो थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। 1999 में 1919 में क्या होता है? सबसे पहले बताओ। रोल एक्ट आता है, सबको पता है ना रोल एक्ट आता है। उसमें क्या ऐसा था कि पूरा इंडिया उसके खिलाफ हो जाता है। उसमें क्या होता है बेटा? कोई भी अपील करने की ज़रूरत नहीं किसी को, कोई भी दलील करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके खिलाफ अंग्रेजों को कुछ लगता है कुछ भी, तो आपको चुपचाप उठाएंगे और मैक्सिमम 2 ईयर्स तक आपको कहाँ डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा था कि हम कोई ऐसा एक्ट लेके आते हैं। देखो इस एक्ट को पास करने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। आज के दिन देखो बेटा हमारी एक पार्लियामेंट है, उसमें अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है। अब कोई भी एक्ट बनता है तो आपको अपर हाउस की भी और लोअर हाउस की भी एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तब जाके कोई एक्ट बनता है। समझ रहे हो? कभी भी अगर आपको कोई भी एक्ट बनाना है गवर्नमेंट ने, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे ही मतलब अनलीगल तरीके से एक्ट बन गया। नो, एक प्रॉपर पूरा प्रोसीजर होता है। पहले वो जो बिल है वो कहाँ जाएगा बेटा? अपर हाउस में जाएगा, फिर लोअर हाउस में जाएगा, या पहले किसी में भी जा सकता है। अब उनकी मेजोरिटी होगी, फिर उसके प्रेसिडेंट के साइन होंगे, तब जाके वो एक्ट बनता है। जो किसान ये वाला बिल बना था किसानों वाला, इसमें क्या यही तो था? हमारे जितने भी एमपीज थे वो एग्री करते थे कि ऐसा बना दो, और उन्होंने बना दिया। तब जाके अब खिलाफ हैं। एमपी तो खिलाफ नहीं है ना, वो चाहे तो उसको रोक सकते थे। अगर देश में बेटा कभी भी कोई एक्ट आता है, ठीक है, पहले वो बिल आएगा, बिल बनने में उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। अब कानून को बनने से रोक कौन सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर इसको रोक सकते हैं। कैसे? वो पास ही नहीं होने देंगे जब तक सिंपल मेजोरिटी से कोई भी चीज़ राष्ट्रपति के पास नहीं जाती, राष्ट्रपति जी सिग्नेचर नहीं करते। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है अभी हाल ही में? रामनाथ कोविंद। कौन है बेटा? रामनाथ कोविंद। अगर वहाँ पे मेजोरिटी से उनके पास फाइल चली जाती है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन होता है, वो सिर्फ 14 डेज के लिए उसको वापस भेज सकते हैं, या थोड़े दिन के लिए एक बार वो पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज देते हैं। अगर फिर वो फाइल आती है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको साइन करने पड़ेंगे। इट मीन्स आप ये कह सकते हो प्रेसिडेंट के पास तो यही पावर है कि उस चीज़ को एक बार डिले कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हर चीज़ में नहीं, अगर कोई मनी भी लाता है तो उसको डिले नहीं कर सकते, अमेंडमेंट भी लाता है उसको भी डिले नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है उसको भी डिले नहीं कर सकते। लेकिन अगर नॉर्मल बिल है उसमें 14 डेज के लिए कुछ समय के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? जो रोल एक्ट आया, अब यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो रोल एक्ट है उसके खिलाफ गांधी जी कब अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं? इन विच डेट? 6 अप्रैल। कब स्टार्ट करते हैं बेटा? 6 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल को ही जलियांवाला इंसिडेंट हो जाता है। ध्यान से देखो, 6 अप्रैल को स्टार्ट करते हैं गांधी जी, और 13 अप्रैल को ही जलियांवाला इंसिडेंट हो जाता है। क्यों होता है? एग्जामिनर पूछेगा वाई पीपल, वहाँ पर क्यों क्राउड क्यों इकट्ठा हुआ था? अब टू बताओ, एक बार बता दो आप। यस, एक तो बैसाखी पर्व था इसलिए कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, किसका? इसी एक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे थे, इकट्ठा हुआ। और वहाँ पर जनरल डायर ने क्या करते हैं वो आप सबको पता ही है। सेकंड आगे देखो। अच्छा एक बार साइड, चलो साइड वाले बाद में देखते हैं। उसके बाद देखो बेटा इसमें क्या दिखाया गया कि 13 अप्रैल को होता है। उसके बाद जलियांवाले हत्याकांड के बाद क्या होता है कि पूरी पब्लिक क्राउड कहाँ आ जाता है? रोड पे आ जाता। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनका जो टेलीफोन का सिस्टम था, उनकी जो बिल्डिंग थी, उनके जो रिकॉर्ड थे, वो सारे क्या कर देती? पब्लिक जला देती है। ये भी हमारा ही सिस्टम था। अगर आप रिवोल्ट पे आ जाते हो तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा? सरकार ने आपको दबा दिया तो आप डबल तरीके से उसको फिर अटैक करते हो, फिर सरकार डबल तरीके से आपको स्ट्रेस करती है। इसी तरीके से दोनों लास्ट में कौन विनर हो जाता है? ब्रिटिश ऑफिसर। इतना याद रखना है। आगे हम पढ़ने वाले थे इसमें, फिर हमने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बताया था ना अभी, किसी भी तरीके से अब हम अंग्रेजों का क्या नहीं करेंगे? कोऑपरेट नहीं करेंगे। और सबसे पहले हमने क्या वर्ड देखा था? बायकॉट देखा था। अगर
कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। बायकॉट आपको पता ही है क्या किया बेटा, जितने भी टीचर्स थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज में जाना छोड़ दिया, जितने भी लॉयर थे उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। अब जितने भी फॉरेन गुड्स का यूज़ करते थे उन्होंने अपना फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं किया, जितने भी शराब की दुकानें थी उनको बंद कर दिया, जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको जला दिया। इस तरीके से हमने देखा कि हम पूरी तरीके से किस पर डिपेंड हो गए, इंडियन मटेरियल पे डिपेंड हो गए। अब जो इंडियन मटेरियल था बेटा उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी महंगा था। खादी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, खादी, वो काफ़ी महंगा था। जो हमारा लेबर वर्क था, लेबर क्लास थी, वो उसको ज़्यादा टाइम तक उसको खरीद नहीं पाई। उनको किस पे डिपेंड होना पड़ा, वही जो सस्ते कपड़े आते थे कहाँ से, फॉरेन से। इसी वजह से बायकॉट करने के बाद भी एट लास्ट जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है अच्छे तरीके से सक्सेस नहीं होता है। इसके पीछे ये रीज़न था। सेकंड बेटा स्कूल और कॉलेज वगैरह हमने छोड़ दिए, लेकिन साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने या उस टाइम पे इंडियन जो लीडर थे, कांग्रेस लीडर थे, कोई सेपरेट स्कूल नहीं बनाए। अब सपोज करो आप लोग स्कूल आ रहे हो, ठीक है, हम कहें कि आप आगे आपसे स्कूल नहीं आओगे, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आज से हम हरियाणा में बंद कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन तो चाहिए। अगर आपको सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड करें, तभी तो आपकी एजुकेशन तो कंपलसरी है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल आपको दे नहीं रहे हैं, प्राइवेट हम बंद कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपको ऑप्शन लगेगा आप उसको उठाओगे। सेम ऐसा ही हुआ, स्कूल कॉलेज हमने खोले नहीं, अब वही फिर ब्रिटिश स्कूल में बच्चे जाने लगे, लॉयर ने क्या किया, फिर अपने कोर्ट में जाने लगे, टीचर्स ने फिर से ज्वाइन कर लिया, सेम सिस्टम वही हो गया। इस तरीके से हमने देखा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है बेटा वो सफल नहीं होता। ठीक है, आगे देखो इसमें और सबको पता है 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। पीसफुल तरीके से जो वहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी उस पर अटैक हो जाता है और जितने भी हमारे लोकल पर्सन हैं उस पुलिस वालों को अंदर ही चौकी के अंदर जला देते हैं। और इससे दुखी होकर गांधी जी क्या कर देते हैं, इसको विड्रॉ कर देते हैं, कॉल्ड ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आता है बेटा टाउन्स में किस तरीके से लोग इसको कोऑपरेट करते हैं, देन फिर कंट्री साइड में किस तरीके से करते हैं, फिर स्वराज प्लांटेशन वाले। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक, ध्यान से देखो कौन सा एक्ट होता है बेटा, 1859 में एक एक्ट आता है, उसमें क्या सिस्टम था, जितने भी हमारे वर्कर हैं जिस भी फैक्ट्री में जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। अब वो क्या चाहते थे कि उनको ऐसी परमिशन मिल जाए कि वो वहाँ से बाहर जा सकें, तो एक एक्ट आता है, कब, वो कौन सा आता है, 1859 में। इसके अकॉर्डिंग उनको परमिशन नहीं मिलती है। अब देखो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, अब गांधी जी किस ओर चलने वाले हैं, सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो 1922 में एक बंद कर दिया था कौन सा, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। अब 1913 में सिविल डिसोबीडियंस वाला स्टार्ट करेंगे और इसमें किससे स्टार्ट होता है, ये सोल्ट से लेकर स्टार्ट होता है। सोल्ट क्या था उस टाइम पे, एक नेसेसरी बन गया था सबके लिए, लेकिन अगर वो एक इशू लेकर उसको चलें, क्योंकि सोल्ट क्या था बेटा, हर कोई इसको खरीद नहीं सकता था, हर कोई इसको बना नहीं सकता था, सिर्फ कौन बना सकता था, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी को तोड़ने के लिए गांधी जी लॉर्ड इरविन को क्या देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं 11 मार्च तक भी किया तो हमारी कुछ डिमांड मानो या हम क्या करेंगे, सोल्ट मार्च जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है बेटा, ब्रिटिश सरकार कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होती है। 12 मार्च को हम जो है ये सॉल्ट मार्च वाला स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पूछ सकता है कब स्टार्ट होता है, 12 मार्च को हो जाता है। कितने वॉलंटियर्स गांधी जी के साथ आते हैं, 78 आते हैं। टोटल डिस्टेंस को कितना करते हैं, 240 मील्स करते हैं, पर डे 10 मील के हिसाब से होते हैं। और टोटल कितने डेज की यात्रा होती है, 24 डेज की यात्रा होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है ये, ओके, गुजरात से ये स्टार्ट होती है। और गांधी जी जब जहाँ पर ये पहुँचते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ पे हज़ारों में उसके साथ पब्लिक के साथ होती है और वो खुशी खुशी जो है इस आंदोलन को सफल नहीं कर पाते। ध्यान से देखो बेटा, खुशी खुशी ये भी हमारा एंड नहीं होता है। क्या होता है, ये बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर गांधी जी कुछ ऐसा करते हैं कि एकदम से इसको भी बैकआउट कर जाते हैं। किस लिए, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने उनको क्या कहा कि अगर आप हमारी बात मान ले तो, क्योंकि इसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है। इसकी पिक्चर अलग क्या है नॉन कोऑपरेशन से, कि इसमें
बंदी बना लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। अब गांधी जी परेशान हो जाते हैं, जिसको भी वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। कब बेटा? 1931 में। और 1931 में क्या होता है? हम लोग बोल दिया जाता है कि लंदन में जो एक गोलमेल होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है, एक सेशन होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी हाँ कर देते हैं। देखो फर्स्ट वाले में नहीं जाते गांधी जी, सेकंड वाले में जाते हैं और थर्ड वाले में नहीं जाते। सिर्फ एकमात्र एक अकेले सिंगल पर्सन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो 3 सेशंस में जाते हैं। फर्स्ट में भी जाते हैं, सेकंड में भी जाते हैं और थर्ड में भी जाते हैं। गांधी जी सेकंड में जाते हैं, लंदन में होती है ये मीटिंग 1931 में, लेकिन वहाँ पे जो वो चाहते थे उनको वो नहीं मिलता और वापस दुखी होते हैं और वापस आकर फिर इस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लास्ट में 1934 में इसको फिर एंड हो जाता है। 1934 में क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। अब कुछ समय के लिए गांधी जी राजनीति से दूर चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, काफ़ी अपसेट होते हैं। उनको ये लगता है कि जहाँ जहाँ मैं जिस तरीके से मुझे फ्रीडम चाहिए थी मुझे नहीं मिल रही है। फिर लास्ट में बेटा 1942 में वो एक नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और मैंने आपको कल बताया ही था, जैसे ही ये आंदोलन स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ही जितने भी मेन लीडर होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से बिना किसी लीडरशिप के ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता। ठीक है, ये छोटा सा क्या था हमारा दांडी मार्च। अभी वही हिंसा, नॉन वायलेंस की वजह से। देखो गांधी जी मेन किस पे फोकस करते थे? वायलेंस पे। तो हर जगह क्या ना नॉन वायलेंस पे, किस पे फोकस करते थे बेटा? ध्यान से देखो, नॉन वायलेंस। लेकिन जैसे ही कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है क्या हो जाती है? वायलेंस क्रिएट होती है। गांधी जी क्या कर देते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखो बेटा, जो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। फर्स्ट देखो हमारे रिच पीजेंट्स करते हैं। ध्यान से सुनो, रिच पीजेंट्स करते हैं। उनका मोटिव क्या था? वो रिवेन्यू को कम करवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे। रेट काफ़ी क्या हो जाते हैं? लो हो जाते हैं, प्रोडक्शन हो नहीं पाती है, रिवेन्यू वो पे नहीं कर पाते हैं। अब वो क्या चाहते हैं? क्यों ना हम इस मूवमेंट से जुड़ जाएं और गांधी जी हमारे रिवेन्यू कम करवा देंगे। लेकिन लास्ट में गांधी जी रिवेन्यू कम नहीं करवाते, मूवमेंट से वो क्या कर जाते हैं? बैकआउट कर जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है बेटा? हमारे जो पुअर पीजेंट्री सिस्टम है, पुअर जो वर्कर है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्यों करते हैं? उनके पीछे भी एक वजह है, वो अपना रेंट करवाना कम चाहते हैं। देखो जो रिच पीजेंट थे वो उनको क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड बोलते हैं। उनके पास एक पर्टिकुलर लैंड है, वो लैंड किसको रेंट पे देंगे? पुअर पीजेंट्री को, पुअर पीजेंट्स को रेंट पे देंगे। अब पुअर पीजेंट जब फसल खराब हो रही है, क्रॉप आपकी अच्छी नहीं है, उसके पैसे रेट जो बहुत कम है, तो वो रेंट कैसे देंगे? वो रेंट नहीं दे पाएंगे। रेंट किसको देना था? लैंडलॉर्ड को ही देना था। रेंट नहीं दे पाए, उनका मतलब रिवेन्यू से कोई लेना देना नहीं था। वो क्या चाहते थे? कम से कम लैंड पर जो रेंट है वो हमारे को कम हो जाए। अब गवर्नमेंट देखो कितनी, वहाँ पे जो कांग्रेस लीडर हैं उनकी क्या पॉलिसी, इसको बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। आपको पता है ना पॉलिटिक्स क्या होती है? कि स्टेट के बारे में स्टडी, डेफिनेटली तो क्या होती है बेटा? स्टेट की स्टडी जो हम करते हैं वो पॉलिटिक्स है। लेकिन एक गुड पॉलिटिक्स होती है और एक डर्टी पॉलिटिक्स। यहाँ पे उन पुअर पीजेंट का जो कांग्रेस लीडर है वो साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? ध्यान से सुनो। उन्होंने सोचा ये रेंट किसको पे करने वाले हैं? रिच पीजेंट्स को। अगर ये यहाँ रेंट का रिड्यूस कर देते हैं तो नुकसान किसका होना है? रिच पीजेंट्स को। फिर वो साथ नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया? इन पुअर पीजेंट का कांग्रेस लीडर ने साथ नहीं दिया। इस वजह से कभी भी रिच और पुअर के बीच के जो अंदर डिफरेंस था वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, ये छोटा सा ही था, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर हमारे इंडस्ट्रियल वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा देखो, इंडस्ट्रीज वाले क्यों करते हैं? बिजनेस क्लास क्यों इसमें पार्टिसिपेट करती है? अगर बिजनेस इंडिया में ही रहे, अगर इंडिया वाले इंडिया के ही प्रोडक्शन का यूज़ करें, इंडिया में ही जितने प्रोडक्ट हैं उनका ही यूज़ करें, तो फ़ायदा किसका होगा? बिजनेसमैन को। 1914 से लेकर 1918 तक इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा, काफ़ी पैसे कमाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ट्रेड रुक जाता है, फॉरेन से ट्रेड नहीं हो पाता है। तो इन्होंने क्या सोचा, जो हमारे बिजनेसमैन थे, कि हम इसको कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इंडिया में रहते हुए अगर हम इंडियन
प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। उन्होंने क्या कहा कि फॉरेन गुड्स का भी बायकॉट कर दिया। तो बिजनेस क्लास का ये पर्पज़ था। देखो ध्यान से सुनो, रिच जो पीसेंट्स था उनका अलग पर्पज़ है, ठीक है, उनके लिए स्वराज डिफरेंस है, लेकिन जो पुअर है उनके लिए अलग है, उनके लिए भी स्वराज अलग है। रिच के लिए स्वराज क्या था कि रिवेन्यू हमारा कम हो जाए, पुअर के लिए स्वराज क्या था कि रेंट कम हो जाए, बिजनेसमैन के लिए स्वराज क्या था कि हमारे को बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिल जाए। सबके लिए स्वराज का मतलब क्या है, अलग अलग है। जैसे कोई ट्राइबल एरिया में रहता है तो उसके लिए स्वराज क्या है कि उसका जो ट्राइबल एरिया है उस पर किसी और का कंट्रोल ना हो, जितने भी रिसोर्सेज हो कंट्रोल किसका हो, ट्राइबल का ही हो। हमारे लिए स्वराज क्या है कि हम क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपको फ्रीली आपसे जितने भी आप क्वेश्चन पूछना चाहो अगर आप पूछो, आपको फ्रीडम दी जाती है, वो क्या है, आपके लिए स्वराज है। आप घर में अपनी मर्जी से रहो, वो क्या है, स्वराज है। मतलब बिना किसी रोक टोक के, ये बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि आपको आज़ादी मिले। आप कैसे, आपको आज़ादी मिल रही है आपके घर में, स्कूल में, आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में, वो क्या है हमारे लिए स्वराज। तो स्वराज का मतलब बेटा एक व्यक्ति के लिए एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या है, अलग अलग है। अब मेन चीज़ देखो, लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, लिमिट क्या थी हमारे इसकी। अब ध्यान से देख लो, लिमिट में क्या आ जाता है हमारा कि इसमें हमारे मुस्लिम जो क्लास है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, अनटचेबल वाले हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? गांधी जी ने एक लाइन कही है बहुत अच्छी सी, देखो ध्यान से सुन लो। गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। कहते हैं कि आपको हजारों सालों लग जाएंगे जब तक स्वराज नहीं आएगा, जब तक आप क्या नहीं कर देते, एलिमिनेशन नहीं कर देते किसका बेटा, पॉवर्टी का या किसी भी तरीके की गरीबी का या अनटचेबिलिटी का। डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन